आई थिंक कि हमें टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहिए। आज ईद का दूसरा दिन भी है, तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक जो ईद को सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। तो ओके। यस एग्जैक्टली। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान नेवी के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स के ऊपर है कि वो खुद को कैसे मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उनकी पहले स्ट्रेटजी क्या थी, अभी आने वाले दिनों में उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, और स्पेशली आजकल जो राइजिंग डोमेन है वो है अनमैन्ड एसेट्स की। तो हमारे पास हम आज इस टॉपिक को भी अंडर डिस्कशन लेके आएंगे, अनमैन्ड एसेट्स वाले टॉपिक को। सो यस, तो मैंने भी जैसे रिसेंटली देखा है, बल्कि हम सब लोग इस चीज़ को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी, जिसको शुरू से हम लोग एक काफ़ी छोटी फोर्स समझते आए हैं और जिसका शुरू से जो है पोस्चर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा उसको मॉडर्नाइज कर रही है, स्पेशली पिछले 5-6 साल में। और अभी हम अगर प्रोक्योरमेंट की तरफ देखें तो उनकी स्ट्रेटेजी सारी की सारी ग्रीन वाटर नेवी से मूव होके जा रही है कि वो ब्लू वाटर्स के अंदर एंटर होना चाह रहे हैं, और जो कि आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं आज तक नेवी को जितना भी क्लोजली मैंने देखा है और नेवी के जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जितनों के साथ मेरा उठना बैठना रहा है, दे हैव बीन वेरी 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 डिफेंसिव। उनका शुरू से पोस्चर ऐसा रहा है कि हमें सिर्फ डिफेंड करना है, हम एक बहुत छोटा मुल्क है, हमारी एक बहुत छोटी नेवी है, हम अपनी जो एडवर्सरीज हैं एरिया में, अगर हम इंडियन नेवी को ले लें तो हम लोग कभी भी उनके साथ शिप बाय शिप, डॉलर बाय डॉलर या मैन पावर के अंदर ह्यूमन बाय ह्यूमन जो है बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस रेस के अंदर हम बढ़ते हैं तो हमें उसका कोई भी फायदा नहीं है, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव रेस। क्योंकि बाकी अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, मिसाइल प्रोग्राम की बात करें, न्यूक्स की बात करें, तो हम उनसे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। लेकिन लेकिन नेवी एक ऐसी चीज़ रही है कि जो मेरे ख्याल में हमेशा से जो एडवर्सरी थी उसकी भी assumption रही थी कि हमारा जब दिल करे हम लोग वॉक कर सकते हैं इनकी नेवी के ऊपर। इनकी नेवी जो है वो हमें बिल्कुल भी रोक नहीं सकती अपने मुल्क की तरफ एडवांस करने से। और यही assumption जो थी वो मेरी भी थी, और भी बहुत सारे लोग जिनको मैं यहाँ पर्सनली जानता हूँ उनकी भी यही assumption थी कि हमारी नेवी पे हम लोग कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, स्पेशली विद द प्रिक्वायरमेंट ऑफ टाइप 54 जो हमने फ्रिगेट्स लिए हैं, और जो बिजना क्लास के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और जो नई सबमरीन्स आ रही हैं जिसमें से 8 डिलीवर हो रही है, बाकी 3 जो हैं वो ट्रायल्स के अंदर हैं, और बाकी जो 4 सबमरीन्स हैं वो भी होपफुली जो है हमारे पास आ जाएंगी 2028 तक होपफुली। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम लाइन इन माई ओपिनियन। और इतनी सारी सबमरीन्स के आने से आई थिंक कि ना सिर्फ हम अपनी जो अगोस्टा 70 बीस हैं, जो कि हमेशा से मुझे लगता था कि अभी बहुत ज़्यादा पुरानी सबमरीन्स हो चुकी हैं, तो हम अगोस्टा 70s को निकाल सकते हैं, और इवन अगोस्टा 90s जो हैं हम उनको भी सेकंड फुट पे लेके जा सकते हैं। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आई कंप्लीटली एग्री। नेवी जो प्रोक्योरमेंट्स करी, देर लाइक वेरी वेरी स्मार्ट प्रोक्योरमेंट्स। देखा जाए तो लाइक फ्रॉम देर मॉडर्नाइजेशन जो थी प्रॉपर जो स्टार्ट हुई है वो टाइप 054 से ही हुई है। उनकी इंडक्शन सही है। उससे पहले तो हमारे पास लाइक द प्रीमियरशिप वी हैड वाज लाइक टाइप 22 एफडीज एफएफडीज, गाइडेड मिसाइल एग्जैक्टली। फ्रिगेट या असद क्लास जिसे कहते हैं, आई मीन सॉरी जुल्फिकार क्लास जिसे कहते हैं। तो या एग्जैक्टली। हाँ, और लाइक बट अगर आपको लगता है ना कि अभी ये मॉडर्नाइजेशन शुरू हुई है, तो ऐसे नहीं। लाइक जस्ट स्टार्टेड आफ्टर लाइक 71 वॉर, ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद से ये शुरू हुआ है। और उसके बाद से नेवी का जितना भी पॉस्चर था, इट हैज ऑलवेज बीन लाइक डिफेंसिव ऑफेंसिव, कि हम लोगों ने उन्हें लाइक ऑपरेशन ट्राइडेंट या ऑपरेशन पाइथन दोबारा ट्राई करने नहीं देना। तो जो हमारी डॉक्ट्रिन है, इट्स लाइक हाँ, यू राइट, वी कैन नॉट मैच देम शिप फॉर शिप एंड डॉलर फॉर डॉलर, बट वी कैन इन्फेक्ट सो मच डैमेज के लाइक they will think twice or thrice before trying anything ever। ठीक है, तो या एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई एग्री 100% ऑन दिस। क्योंकि जब हम लोगों ने F-22Bs लिए थे तो उस टाइम पे हमारी जितनी भी कम्युनिटी थी, मिलिट्री कम्युनिटी, दे हाइप्ड देम अप वेरी मच कि हमने को बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ ले ली है,
और ये जब आएंगे तो हम बहुत चीज़ें जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी नेवी में एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब वो शिप्स आई और देन हमने जब उनकी स्पेक्स के ऊपर बात करनी शुरू की तो हमें पता चला कि एक टर्म यूज होती है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो वो जो शिप्स थी वो एब्सोल्युटली एक बिल्कुल ऐसा ही मिक्सचर थी। दे हैड लाइक वेरी क्वेश्चनेबल एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज, दे हैड लाइक a very average radar, they had a very questionable air defense system। तो मुझे उसमें समझ ये नहीं आ रही थी कि ये शिप्स जो हैं हम इनको डिफेंसिव रोल के अंदर फिट करेंगे या ऑफेंसिव रोल के अंदर फिट करेंगे, क्योंकि उनका जो अपना डिफेंस था वही बहुत ज्यादा लिमिटेड था। तो इन इन माय ओपिनियन हम उनको ज्यादा से ज्यादा एस्कॉर्ट शिप्स के तौर पे यूज कर सकते थे। लेकिन जब से टाइप 54 आए हैं तो आई हैव बीन लाइक जेन्युइनली इम्प्रेस्ड कि जिस किसी ने भी वो सिलेक्ट किए हैं, जिस किसी ने भी उनको इंडक्ट करना चाहा है, दे आर इवन मोर मॉडर्न देन दी वंस दैट चाइनीज नेवी हैज। तो उनके जो अपने वारशिप्स हैं उनके ऊपर भी इवन वो थोड़ा सा आउटडेटेड रेडार यूज कर रहे हैं, तो उसे इन्होंने अपना रेडार भी जो है वो अपग्रेड किया है, जो मिशन स्वीट है वो भी अपग्रेड किया है, सेंसर्स भी जो है वो भी अपग्रेड किए हैं। तो इन माय ओपिनियन जो टाइप 54s हैं, तगरेल क्लास जो हैं, वो हमारी नेवी को काफ़ी ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करते हैं ब्लू वाटर्स में जाने के लिए। दो शिप्स दे हैव अ वेरी नाइस वेपन स्वीट, उनके जो सेंसर्स हैं या उनके ऊपर जो वेपन्स हैं, these ships can hold of their own in the ocean, और हम इनको आराम सुकून से जो है समुद्र में छोड़ सकते हैं और ये वहां पे आराम से ऑपरेट कर सकती हैं। और ना सिर्फ टाइप 54s, जो उससे पहले हम लोगों ने कॉर्वेट्स जो थी वो लेके आए थे। तो एट दैट टाइम हमें टाइप 54 के बारे में हम सोच भी नहीं रहे थे कि ऐसे कर सकते हैं, और आई वाज दी बिगेस्ट क्रिटिक के कॉर्वेट्स कहाँ से फिट हो रही हैं हमारी ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर। बट दोज मेड अ प्लान, दे वर वेरी वेरी स्मार्ट, और दे एग्जीक्यूट अ वेरी स्मार्ट प्लान कि उन्होंने कॉर्वेट्स भी लेके आए हैं। दे इंश्योर्ड देयर कोस्टल डिफेंस एंड एस्कॉर्ट ऑपरेशंस वाइल मेंटेनिंग कि हम जो टाइप 54 हैं हमारे पास उनको पिन कर सकते हैं ओपन सी के अंदर। तो क्योंकि अगर आप मैप के ऊपर देखो, स्पेशली जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो प्रॉब्लम चल रहा है सो भी है, उसके बाद हमारे पास गुल्फ ऑफ एडन है, उसका भी एक प्रॉब्लम इंडिया हमारे लिए बहुत जबरदस्त क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमारी जो सारी यूरोप के साथ ट्रेड होती है वो वहां से होती है। और इफ दे सेंड देयर सम ऑफ देयर शिप्स एंड क्रिएट अ ब्लॉकेड इन केस ऑफ लाइक नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट, तो हमारी सारी की सारी ट्रेड जो होगी वो रोक सकते हैं हमारे श्योर से बहुत दूर पे। तो आई थिंक अगर हम इस सिनेरियो के अंदर देखें तो टाइप 54s बहुत अच्छे से एडजस्ट होती हैं, और जो सबमरीन्स की जो हम ओवरऑल क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, आई थिंक वो इसीलिए कि हम लोग अपना जो श्योर है, जो हमारी अपनी कोस्ट लाइन है, इससे बहुत आगे तक मेक श्योर कर सकें कि हमारी जितनी भी ट्रेड हो रही है, हमारी जो जितनी भी एक्टिविटीज आ रही हैं, वो बगैर किसी प्रॉब्लम के जो है वो कंटिन्यू कर सकें। आई एग्री। जो हमारी तो लाइक यरमुक क्लास फ्रिगेट्स हैं, लाइक यरमुक कहते हैं ना उन्हें, सॉरी कॉर्वेट्स जो हैं, दे आर लाइक अ वेरी स्मार्ट परचेज एंड दे आर लाइक मिशन एग्नोस्टिक। आप उनके एग्जैक्टली ऊपर किसी भी तरह का सब सिस्टम लगा सकते हैं, which makes them like really cool। और यस बेसिकली देयर आर लाइक टू टाइप्स ऑफ देम, लाइक एक यरमुक क्लास है, उसकी सब क्लास तबूक है। इट इवन हैज वीएलएस, या लाइक यू कैन ऐड लाइक अभी तो आई थिंक उसमें जो इनिशियली हम लोगों ने 8 वीएलएस इंस्टॉल करने हैं फॉर कैम मिजल्स, लेकिन आई थिंक इट हैज प्लेस फॉर मोर देन लाइक 16 वीएलएस ट्यूब्स, which या in my opinion is more than enough। Yes। या इट कम स्टैंडर्ड विद 12। हमने इंस्टॉल अभी तक नहीं किए हैं, बट देयर इज स्पेस, देयर इज प्लेस, वी कैन ऐड 12 VLS देयर। और यस, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। सो यस, आई एब्सोल्युटली एग्री। जो आप बाबर क्लास के बारे में बात कर रहे हो, वी कैन लाइक पुट आवर बाबर नहीं, यरमुक ईयर मूव। क्लास, बाबर एग्जैक्टली, एट different। एग्जैक्टली। मैं जो आपने कॉर्वेट्स के बारे में जो बात की थी, मैं उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा था कि जो बाबर क्लास है और जो हमारे पास हमारी तगरेल क्लास है, तगरेल क्लास को हम समुद्र के अंदर भेज सकते हैं। प्लस जो हमारे पास यरमुक क्लास है, और जो हमारे पास उसकी बैच, दो बैचेस के अंदर हमारे पास आई हैं। बैच 1 वाज डिसेंट, लेकिन आई थिंक जो बैच 2 है, इट इज दो शिप्स आर वेरी ऑफेंसिव शिप्स। अगर हम कून रोल्स के अंदर भी लेके जाना चाहे तो दे हैव वेरी डिसेंट रेंज, दे हैव वेरी गुड वेपन सिस्टम्स। और आई वाज
like doing some research on them recently, और then I knew कि उनके अंदर VLS जो है उसकी स्पेस भी है और वो भी बड़े आराम से जो है वो इंस्टॉल भी किए जा सकते हैं. तो yes, this is a very nice point that you have made, Asad. और टाइप 54 की बात करें तो टाइप 54 जो है लाइक along with their role in anti-ship and anti-submarine warfare, they're particularly air defense frigates. So Exactly. they're really good at area defense वगैरह. तो if you Exactly. look at it as a whole, तो हम लोग different smaller flotillas बना सकते हैं. हर flotilla के ऊपर एक टाइप 54 सेंड कर सकते हैं जो उन्हें एयर कवर देगा, और बाकी ऑफेंसिव पंच कैन बी थ्रू देयर डिफरेंट कॉर्वेट्स या डिफरेंट टाइप की जो वो होती है ना, लाइक मिडिल शिप मिडिल FACM वगैरह जो होते हैं. Yeah. तो या बिल्कुल. Yeah, exactly. I am more than glad, more than happy than anybody else के अभी हम लोग जो एक मल्टाई रोल के अंदर बहुत ज़्यादा फंस गए हुए थे. आई थिंक नेवी ने जो है वो एयरफोर्स से काफ़ी ज़्यादा पिक किया इस चीज़ को कि हमें हर चीज़ जो है वो मल्टाई रोल पे नहीं चलना है. वी हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी कि किन प्लेटफॉर्म्स को हमने कैसे कहाँ पे डिप्लॉय करना है. तो यस, दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि जो टाइप 54 है नॉट ओनली फॉर द एयर डिफेंस, वो उसके एंटी सबमरीन वारफेयर का जो स्वीट है और जो कैपेबिलिटीज़ हैं, दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ मेरे ख्याल में. हमारे रीजन में वन ऑफ द वेरी वेरी जो है एडवांस कैपेबिलिटीज़ उनमें है. इवन जो चाइनीज़ नेवी है उनको अपनी मेन स्पेसशिप्स उनकी आई थिंक टाइप 55 है, उनके साथ वो इन्हीं को डिप्लॉय कर रहे होते हैं. तो यस, आई थिंक इट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन कि हम टाइप 54 लेके आए हैं. और honestly I'm very curious कि हम जिना क्लास फ्रिगेट्स के साथ क्या करते हैं. I don't have like much details on that type of ship, लेकिन I'm very curious कि टाइप वो जो जिना क्लास है वो कैसी होगी. यार रिसेंटली 14th अगस्त को यानी कि देयर वाज एन एग्जीबिशन ऑफ सॉर्ट्स, तो वहां पे उन्होंने लाइक जनरल क्लास का मॉडल लेके आए हुए थे. तो Yeah. इट्स ए 3600 टन शिप, ठीक है, Okay. एंड इट्स ए मल्टी रोल फ्रिगेट विद एम्फोसिस ऑन लाइक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक. Okay. So like it does not have VLS for anti-ship missiles या land attack missiles. वही ट्रेडिशनल जो हमारे वो होते हैं मिसाइल लॉन्चर्स जो होते हैं, लाइक जो डेक के ऊपर लगे होते हैं उनके ऊपर होता है. तो बट Yeah. इट हैड वेरी गुड सेंसर्स वगैरह देखा जाए ना. तो आई आस्क्ड द गाय एंड ही सेड कि लाइक इसका डिजाइन जो फेज है वो तो कंप्लीट हो चुका है, एंड वी आर वर्किंग ऑन लाइक फाइनलाइजेशन. तो it's going to be like an awesome frigate देखा जाए तो 3600 tons, which makes it one of the largest frigates in fleet, I guess. Exactly. और व्हाट डू यू थिंक कि हम वेस्टर्न साइड पे जाएंगे सेंसर्स और सारे जो रेडार्स और इक्विपमेंट है उनके लिए, या व्हाट डू यू थिंक कि हम लोग इसके अंदर चाइनीज जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीग्रेट कर रहे होंगे? यार लाइक देखा जाए ना तो जो हमारे पास बाबर के अंदर वो है, हमारे पास सेंसर्स वगैरह होंगे, उन्हीं के एडवांस वर्जन होंगे मोस्टली, क्योंकि इट इज ए लार्जर बाबर क्लास ना. Yeah. देखा जाए तो अगर लाइक इफ वी स्ट्रिप अवे एवरीथिंग, इट्स अ लार्जर बाबर क्लास टू बी ऑनेस्ट. तो इवन दो रीडिजाइन है, लेकिन भी जो इसका कोर है, जो सीड है इसका, वो बाबर से आया हुआ है. तो Yeah. आई वुड सजेस्ट, आई पर्सनली थिंक कि एक बाबर क्लास की ही वो होगी, लाइक क्या कहते हैं उससे, बाबर क्लास को ही एनलार्ज किया होगा. इवन तो हमारी जो बाबर क्लास है, दे आर Yeah. नॉट लाइक द टर्किश मिल जेम्स, वो उनसे बड़ी हैं, एंड दे आर लाइक 3200, आई थिंक रिप्लेसमेंट रेट 3200 टन है, विच इज मोर देन आवर F-22Ps देखा जाए तो. Exactly. Yeah. 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 Absolutely. Those are like very heavy corvettes जो our class की हैं. तो अब इसके अलावा लाइक और भी काफी कुछ हो रहा है, लेकिन जो भी इनिशियल, और आई थिंक के द नेक्स्ट 5 या 6 years we might see induction of our first destroyer as well, and I think Type 52 होगा वो. Are you एक या sure? दो Type 52 होंगे आई थिंक. मुझे ये फील हो रही है कि Type 52 आएंगे पाकिस्तान फ्लीट में अंदर. Yeah, exactly. Because I desperately want कि हमारी नेवी जो है वो कुछ डिस्ट्रॉयर्स भी इंटीग्रेट करे, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा क्लोज से जो ग्लोबल सिचुएशन जो है उसको देखें, जिस तरह से वो इवॉल्व हो रही है, स्पेशली जो ट्रेड की ब्लॉकेज की चीज़ें चल रही हैं, जो समुद्र के अंदर जो ट्रेड राउट्स हैं उनको जैसे ब्लॉक कर रहे हैं, तो
इन माय ओपिनियन अगर इंडिया कोई सोचता है, क्योंकि वही एक हमारी बड़ी एडवर्सरी है जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, तो इन माय ओपिनियन अगर नेक्स्ट टाइम कोई कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल ट्राई कि उसको वो खींचे, क्योंकि सिंदूर उन्होंने 3 दिन में खत्म कर दिया था अपना। इन माय लाइक जैसे मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो कॉन्फ्लिक्ट होगी कि ना वो उससे लंबा खींचेंगे सिर्फ, बल्कि वो नेवल ब्लॉकेड की तरफ भी आएंगे कि वो हमारी शोर के अगर बहुत नज़दीक भी नहीं आते हैं, हमारी कोस्ट के बहुत नज़दीक नहीं भी आते हैं, तो दे विल ट्राई कि हमारी जो यूरोप से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं गल्फ ऑफ एडन के थ्रू, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करें। तो आई थिंक वी नीड वेरी क्रेडिबल शिप्स के जो हम वहाँ पे पिच कर सके समुद्र के अंदर टाइप 54 के अलावा, क्योंकि टाइप 54 आर अमेजिंग शिप्स, लेकिन उनकी जो एयर डिफेंस की अम्ब्रेला है वो इतनी बड़ी नहीं है। दे ओनली ऑफर लाइक 40 किलोमीटर्स ऑफ एयर डिफेंस। तो आई थिंक कि हमें कोई हैवियर जो डिस्ट्रॉयर्स है वो चाहिए, ताकि हम समुद्र के अंदर अपनी ना सिर्फ प्रेजेंस को बल्कि डिटेरेंस को भी मेंटेन कर सके। और हम जितने भी हमारी तरफ कोई भी बंदा ये सोच रहा है कि हमारी ट्रेड को बंद कर सकता है, क्योंकि हम समुद्र पे बहुत ज़्यादा हैवीली रिलाई करते हैं अपनी ट्रेड के लिए, तो हम उनको जो है वो बता सके कि हम उनको पंच कर सकते हैं वहाँ पे। यार जो लोग ये वॉर गेमिंग करते हैं ना कि इंडिया हमारा ये लाइक इंडियंस स्पेशली जो इंडियंस है वो कहते हैं कि हम लोग इनके ब्लॉकेड कर देंगे, इट्स लाइक 71, तो पॉसिबल नहीं है देखा जाए तो। करंट डे एज में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट नेवी यू आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट शिप्स एंड सबमरीन्स वगैरह, पूरे का या पूरा आपको लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ता है, पूरे का पूरा इकोसिस्टम देखना पड़ता है। अब आफ्टर 71 पाकिस्तान नेवी ने जो लाइक हमारा जो डॉक्ट्रिन था, इट शिफ्टेड ड्रास्टिकली। वी बिकेम ए टोटली डिफेंसिव नेवी विद एन ऑफेंसिव पंच। और या इन द करंट ईयर्स जो लाइक पिछले 2 डेकेड गुजरे उसमें हम लोगों ने काफी कुछ इसमें वो किया है, या स्पेशली विद द इंडक्शन लैंड बेस्ड एंटी शिप सिस्टम जैसे जर्ब हो गया और यस हरबा हो गया और वो जो लाइक स्मैश हो गया। तो या दे हैव लाइक रेंजेस अप टू लाइक 450 हाँ 450 किलोमीटर अगर देखा जाए तो लैंड और कोस्टल बैटरी से। तो टेक्निकली और देयर राउट्स आर इन आवर रेंजेस एज वेल। अगर वो हमारे लाइक ब्लॉकेट करते तो हम भी तो ब्लॉकेट कर सकते हैं ना। इट्स ए इट्स ए जीरो सम गेम देखा जाए तो। अगर वो करेंगे तो हम लोग भी करेंगे। या एब्सोल्युटली हमें उसको रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा जो भी सिचुएशन वहाँ पे बन रही है। लेकिन चीज़ वही है कि हमारे पास सिर्फ 4 जो हैं वो टाइप 54 की शिप्स हैं, और आई डेस्परेटली वांट के इसके अंदर वो कोई ना कोई जो है वो हैवी वेट डिस्ट्रॉयर्स जो है वो इसके अंदर ऐड करे। बिकॉज एक चीज़ जो मुझे लगता है कि हमें जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस की है, जिसकी हम अम्ब्रेला बना सकें। क्योंकि अगर हमारे छोटे शिप्स हैं, जैसे अगर हमें एक अपना फ्लीट बना के उसको समुद्र के अंदर निकालना है, जैसे हमारे पास टाइप 54 और हम चाहते हैं कि वो एक डिसेंट डिस्टेंस के ऊपर रह के ऑपरेट कर सके, तो उनका जो अपना डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा वीक है। लाइक FM90 जो वो लेके चल रहे हैं, तो वो उसकी जो रेंजेस है वो काफ़ी कम है। आई थिंक 8 किलोमीटर्स पर हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल्स वो उसको वहां तक डिफेंड कर सकते हैं। तो आई थिंक कि हमें एक जो हैवी वेट डिस्ट्रॉयर्स है जिनके ऊपर हम लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे आई थिंक इंडियंस के पास बाराक 8 है जो 80 किलोमीटर तक उनको एयर डिफेंस दे रहा होता है। तो आई थिंक कि हमें उस जैसी कुछ शिप्स जो हैं उनकी समुद्र के अंदर जरूरत है, ताकि हम उनको एज एन अपनी एक लीडिंग शिप बना के भेज सके फॉर्मेशन के अंदर, जिसके साथ हमारे पास दूसरी शिप्स हों, ताकि उनके ऊपर हमारे पास इतना ज्यादा वो म्यूनिशन हो कि एनिमी को पता हो कि अगर वो हमारी तरफ अटैक कर रहा है तो हमारी शिप्स जो है वो तब तक एटलीस्ट एक डिफेंसिव बबल के अंदर है, जब तक वो अपना सारा जो म्यूनिशन है उसको फायर नहीं कर लेते। I agree. I agree. There is always a need for heavier ships with the longer range missiles. Like, but हमें अपने like जो geopolitical constraints और economic constraints है वो भी तो देखने पड़ते हैं ना। या तो एग्जैक्ट we have to एग्जैक्ट make our money work. We can't like या just buy a couple of different things and hope that they will work. Like या some people do. नस्ल में तो ऐसे नहीं होता, हम especially for a country like us. या एग्जैक्टली बिकॉज जब भी मैं पाकिस्तान में किसी से बात कर रहा होता हूँ तो दे आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग के हमारी मिलिट्री जो है उसे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अपना बिजनेस कम्प्लेक्स बनाना चाहिए। लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट दे डोंट अंडरस्टैंड के ये जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है ये कितनी सारी चीजें कर रहा है। और अभी जो हमारे पास अंगूर क्लास सबमरीन्स आ रही हैं, आई एम नॉट रियली श्योर कि ये कंफर्म न्यूज है या नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है उसके अंदर ये भी चीज इंक्लूडेड है कि अपनी 4 सबमरीन्स बना के हम मजीद सबमरीन्स आगे सेल भी कर सकते हैं। तो आई एम नॉट 100% श्योर कैसे है या नहीं है,
बट मैंने ये सुना है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, और यही रीज़न है कि हमारी जो भी फर्स्ट सबमरीन आ रही है वो इतनी सारी फ्रेंडली नेशंस के पास से घूम के आ रही है। हाँ, I've heard that too कि like TOT तो मिल रहा है क्योंकि this is not the first time we got TOT for submarines. अगर देखा या जाए तो हमारे पास खालिद क्लास का भी TOT मिला था हमें या along with MESMA like MESMA AIP वगैरह तो या but it was on us कि हम लोगों ने इसे पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया बट हाँ या हंगोर्स आर गोइंग टू बी अ गॉडसेंड टू बी ऑनेस्ट और या और जो क्वांटिटी में हम लोग ले रहे हैं दैट इज माइंड ब्लोइंग फॉर अ नेशन आवर साइज एग्जैक्टली। आई ऑनेस्टली जब ये न्यूज़ मिली थी कि हम हंगूर क्लास की 8 सबमरीन्स ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आई डिडंट बिलीव इट कि जी ऐसे भी हो सकता है। आई वाज लाइक कि ये कोई फेक न्यूज़ है या मे बी कैसा होगा, लेकिन इट मेड मी वेरी हैप्पी जब ये डील जो थी मटेरियलाइज हुई थी। और आई थिंक दीज जो सबमरीन्स हैं ये बहुत लंबी रेंज के साथ आ रही हैं, और ये ब्लू वाटर्स के अंदर बड़े आराम से जाके ऑपरेट कर सकती हैं। तो आई थिंक इनके होते हुए एटलीस्ट हमें ये पीस ऑफ माइंड हो सकता है कि हमारे पास 8 सबमरीन्स हैं, उनमें से एटलीस्ट जो 4 हैं उनको तो हम खुले समुद्र के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं ना। क्योंकि मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि हमारा जो अपना कोस्ट लाइन है उसके पास हमें इतनी ज़्यादा सबमरीन्स की स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जो अरेबियन सी के जो वाटर्स हैं जो हमारी कोस्ट के पास हैं, दे आर वेरी 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 नाइसी वाटर्स एंड दे आर वेरी वेरी हार्ड टू टैकल। तो मुझे नहीं लगता कि कोई वहाँ पे सबमरीन्स लेके आने की वहाँ पे गलती कर सकता है या उसके बहुत क्लोज नीचे से आने की कोशिश करेगा, एंड वी कैन ऑलवेज स्पॉट देयर शिप्स फ्रॉम फार अवे। तो इन माय ओपिनियन 8 सबमरीन्स आर ए गेम चेंजिंग नंबर, और हम लोग इनको बहुत आराम से बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर खुले समुद्र के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। दिस इज ए और ह्यूज जो प्लस। उनका या और जो उनका प्राइमरी रोल है लाइक मोस्ट पीपल लाइक लोग नहीं देखते बट उनका जो प्राइमरी रोल है वो देयर एंटी ब्लॉकेड या यू कैन ब्लॉकेड द ट्रेड रूट्स वगैरह अपनी शिप्स लेके आ सकते हो बट आप वो ब्लॉकेड कब तक सस्टेन कर सकते हो व्हेन यू नो एडवर्सरियल सब्स आर स्टॉकिंग यू एंड स्टॉकिंग योर एवरी मूव तो यस एग्जैक्टली अब लोग ना ये चीज नहीं देखते व्हेन दे लाइक टॉक अबाउट थिंग्स लाइक ब्लॉकेडिंग पाकिस्तान ट्रेड रूट्स वगैरह या एग्जैक्टली एब्सोल्युटली, क्योंकि जैसे हमारे पास टाई 54s हैं ऑनेस्टली। अगर हम उनका अगर हम टाई 54s को देखें, जिस जिस चीज़ से मैं थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हूँ, वो उनका एक तो एयर डिफेंस है, दूसरे नंबर पे उनकी जो उनके पास वेपन सिस्टम्स है, जो जैसे उनके पास सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं, दे कैन ओनली कैरी 4 मिसाइल्स, और देन दे हैव टू शूट देम, मे बी दे विल टेक डाउन लाइक ए ह्यूज डिस्ट्रॉयर विद देम, देन दे विल हैव टू रन। और मुझे नहीं लगता कि अगर इंडियन नेवी एक जो है वो ऑफेंसिव तरीके से आपकी तरफ आ रही है, और आपके पास अगर टाई 54 एंड ईच शिप मैनेजेस टू डिस्ट्रॉय वन शिप इन ऑफ इंडियन नेवी। हालांकि 4 शिप्स का डिस्ट्रॉय हो जाना एक ह्यूज ब्लो आप उनको दे सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक उनके पास इतनी ज्यादा शिप्स हैं कि उन्हें इतना ज्यादा बहुत फर्क पड़ेगा आपकी तरफ आने से। तो जो हंगूर क्लास की जिस चीज से मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, दिस इज देयर पेलोड, कि वो कितना ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकते हैं, कितनी ज्यादा स्टेल्थ हैं, उनका कितना ज्यादा मॉडर्न जो है वो हल है, और उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कितनी स्ट्रांग है। और मैंने सुना है कि हम उन पे आई थिंक जो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स है वो भी उनके ऊपर लेके आ जाएंगे, कुछ समथिंग हम ऐसा भी कर रहे हैं। तो आई एम नॉट रियली श्योर ऑन दैट पार्ट, लेकिन दो सबमरीन्स लाइक दे पैक अ पंच फॉर एनिमी। दे डू और आई थिंक उसमें लाइक देवर टॉक्स की उसके अंदर लाइक देर गोना ऐड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स एज वेल क्योंकि देखा जाए तो आवर सबमरीन्स प्रीवियसली लैक्ड ए प्रॉपर ऑफेंसिव पंच दे डिड हैव लाइक submarine launched cruise missiles such as Herba and sorry Zerb नहीं हर्बा एंड लाइक बाबर्स वगैरह लेकिन दे लैक्ड अ प्रॉपर पंच या तो आई थिंक ये इवन अगर हम लोग उसकी बात करें हम वो लाइक खालिद क्लास की बात करें या आई हाँ तो उसमें लाइक दे कैन लॉन्च एग्जोसेट्स वगैरह लेकिन फिर भी यू नीड अ प्रॉपर ऑफेंसिव पंच व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ लार्ज पोर्ट एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से कि हमें जैसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है फॉर एग्जांपल, हमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है या नहीं है, हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक रिलायबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है या नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारे पास जहां तक अभी मुझे लगता है एक रिलायबल कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिसके थ्रू हम लोग आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकें कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है।
लेकिन हंगूर के आने से मेरे ख्याल से सारी की सारी चीज़ें वो चेंज हो जाती है। एंड इफ वी समहाउ मैनेज टू एक्सपोर्ट दी सबमरीन्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चाइना को बहुत ज़्यादा कंसर्न करेगी ये चीज़। दे आर ऑलरेडी टेस्टिंग देयर, दे हैव देयर फ्रंट लाइन सबमरीन्स एंड दे आर गोइंग टूवर्ड्स ए न्यूअर जनरेशन। तो दी सबमरीन्स अगोस्टा क्लास जो है उनकी सेकंड या थर्ड रो के ऊपर आ जाएंगी बड़ी जल्दी से। और देन आई डोंट थिंक उनको प्रॉब्लम होगी कि इफ वी एक्सपोर्ट दी सबमरीन्स मे बी इन लाइक 4 or 5 next years, you know. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो यस, मूविंग फॉरवर्ड। या अभी हम सबमरीन्स की बात कर रहे थे। सबमरीन्स के साथ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आई थिंक एंटायर सबमरीन की है। तो P3Cs जो हैं हमारे, आई थिंक दे आर एजिंग रियली फास्ट, और देर इज़ ए वेरी एडवांस्ड प्रोग्राम सी सुल्तान जो है। तो आई वुड एब्सोल्युटली लव टू हियर योर थॉट्स ऑन दैट। हाँ, जो सी सुल्तान है, लाइक देखा जाए तो इट्स ए वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, क्योंकि वी हैड टू लाइक मेक डू विद व्हाट वाज अवेलेबल। अब हमें अमेरिकन सिस्टम्स वगैरह जैसे बोइंग वगैरह है, वो तो हमें लाइक इट वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन। एंड दूसरी बात ये थी कि दे वर लाइक ऑलवेज सैंक्शन प्रोन, द सेम इज विद या द यूरोपियन मार्केट। ठीक है, या तो वी हैड टू डू समथिंग के दैट वाज वर्चुअली सैंक्शन प्रूफ। तो वी वेंट टू द ब्राजीलियंस एंड आस्क्ड देम कि आप हमें लाइक एम्ब्रेयर के पास गए कि आप हमें प्लेन दे दें। एंड उसके लिए भी हम लोगों ने जो प्लेन सिलेक्ट किया, इट्स लाइक अ वेरी लाइक थॉटफुल, काफी थॉटफुल प्रोसेस के थ्रू उन्होंने प्लेन सिलेक्ट किया। अब लाइक या जो लिंजीर 1000 है, इट्स बेस्ड ऑन द E190 विच इज अ रीजनल जेट। लेकिन या लाइक लिंजीर 1000 जो है, इट हैज एडेड फ्यूल टैंक्स। तो ओके एंड दे कम प्री सर्टिफाइड। तो क्योंकि हमें लाइक सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए होती है एक एमपीए को, वो लाइक रेंज चाहिए होती है, दूसरा लॉइटर टाइम चाहिए होता है। इट गिव्स अस बोथ ऑफ इट, हमें ये दोनों चीजें वो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन फिर भी इट्स एन अपहिल टास्क देखा जाए तो। एंड आई हर्ड के 2 planes आर अंडर द नाइफ एज वी स्पीक इन साउथ अफ्रीका। Like there's this company called Paramount Group that is like working on them. तो या द बिगेस्ट उसका जो लेकिन इसकी भी ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनिशियली वी वांटेड द सैब सोर्ड फिश। अ कपल ओके ऑफ इयर्स अगो सैब ने अपने एक प्लेन यानी कि उससे कहते हैं फ्लोट किया था एक आइडिया कि इट वाज बेस्ड ऑन द बोम्बार्डियर 6000। लेकिन टू अगर हम लोगों ने देखा कि इट वाज प्रूविंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, तो वी या आस्क्ड द स्वीड्स टू लाइक just give us the subsystems and we're going to integrate them onto a different aircraft. तो उसके लिए फिर हम लोगों ने Lineage 1000 सेलेक्ट किया। एंड द कूलेस्ट थिंग इन इट इज गोइंग टू बी ए रोटरी बॉम्बे, आई heard। ओके या तो रोटरी बॉम्बे का ये सीन होता है कि लाइक बॉम्बे इज लाइक एन इंटरनल, इट इज लाइक एन इन फ्यूजलाज लाइक स्टोरेज फॉर वेपन्स ना। अब बॉम्बे ये होता है कि आप यानी कि यू मेक यूज ऑफ एवरी इंच ऑफ दैट स्टोरेज एंड यू एड अ रोटेटिंग मैकेनिज्म। यू एड अ रोटरी ड्रम। एंड उसके साइड्स के ऊपर आप वेपन्स अटैच करते हो अपनी। तो उससे ये होता है कि यू यूटिलाइज एवरी इंच ऑफ दैट स्पेस यू हैव। हाँ, बट या स्टिल इट्स गोना बी एन अपहिल टास्क, क्योंकि you are converting an airliner that wasn't developed for this task or purpose या into like a proper bomber with a या long strike capability or with a long loiter time। तो हाँ, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी इन सीइंग कि ये लोग क्या बनाते हैं। इट इज समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। या एग्जैक्टली, बिकॉज जब मैंने इसके बारे में सुना था कि एक ऐसी चीज़ है, एंड आई हर्ड इट फ्रॉम यू प्रीवियसली, कि यू आर ट्राइंग टू लाइक गेट माई ओपिनियन ऑन दिस, के ऐसी चीज़ हो सकती है नहीं, व्हाट डू यू थिंक। तो उस टाइम पे ऑनेस्टली आई डिडंट इवन टेक इट सीरियसली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, कंसिडरिंग कि आप एक ऑफ द शेल्फ जो है वो प्लेटफॉर्म उठा रहे हो जो कि सिविलियन ट्रैफिक के लिए बना हुआ है। और देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि इसको कितना कुछ करना पड़ेगा सिंपली इसके ऊपर अपने वो सारे सेंसर्स लगाने के लिए। देन इसका जो रोटरी मैकेनिज्म हमने लगाना है, जैसे आप रोटरी बॉम्बे की बात कर रहे हो, तो यस इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, और बहुत ज़्यादा मेरी ओपिनियन में रीइंफोर्समेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसके भी जो एयर फ्रेम है उसके अंदर ये सारी चीज़ें करने के लिए। बट इफ दे डू इट दैट वुड बी क्वाइट इम्प्रेसिव।
और उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ वो इस चीज़ से है कि वो हम कितने प्लेटफॉर्म्स लेके आएंगे। इनिशियली मैंने सुना था कि वी वर गोइंग फॉर 8 प्लेटफॉर्म्स, लेकिन आई थिंक वी हैव लाइक रिड्यूस्ड द नंबर टू आई गेस 5 राइट नाउ, क्योंकि या देखा जाए तो अब जैसे हमारी एयरफोर्स की एक अप्रोच होती है कि स्पीयर हेड और फिर बैकबोन, तो नेवी भी या वही अप्रोच यूज कर रही है व्हेन इट कम्स टू एयर ये मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। एंड आई थिंक या ये जो नेवी है पहले भी ये काम कर चुके हैं विद द ATR 72s, बिकॉज या दे वर हाँ, बट व्हाट मेक्स एम्ब्रेयर डिफरेंट, क्योंकि पहले भी ATR 72 के तो बने हुए थे, लाइक देवर MPA एयरक्राफ्ट ATR 72 के ऊपर बेस्ड, या लेकिन एम्ब्रेयर के लिए इट वाज न्यू, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि आप एम्ब्रेयर जैसे एयरक्राफ्ट को एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यूज कर रहे हो। यस यस एग्जैक्टली, क्योंकि आई रियली वांट के जो हमारा एंटायर सबमरीन फ्लीट है पाकिस्तान नेवी का ये ग्रो हो, क्योंकि आई थिंक जो दुनिया जैसे सारी की सारी चेंज हो रही है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन एंड दे आर रिड्यूसिंग द मैन पावर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वन टास्क। और आई थिंक जो हमारी नेवी का साइज है और हम जिस तरह के ऑपरेशन उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे डोंट हैव द मैन पावर फॉर दैट। तो मेरे ख्याल में जो चीज़ हम लेके आ सकते हैं वो है ऑटोमेशन और नए सिस्टम्स। लेकिन जो एग्जिस्टिंग अभी फ्लीट है या जो कुछ हमारे पास लेगेसी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जैसे P3 चल रहा है हमारे पास, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी एनालॉग चल रही हैं। और आई थिंक उसके साथ अगर आप सबमरीन डिटेक्ट करने लगते हो तो इट टेक्स एजेस प्लस काफ़ी एक वो इंटेंसिव किस्म का एक्सपीरियंस होता है जो भी आपके ऑपरेटर्स वहाँ पे होते हैं। यू नीड मोर ऑपरेटर्स, यू नीड लॉन्गर टाइम टू डिटेक्ट सबमरीन्स। तो हालांकि दे आर डूइंग देयर जॉब, बट आई थिंक दिस इज द टाइम कि हमें उनकी रिप्लेसमेंट के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर वो ऑलरेडी रिटायर हो रहे हैं और आई थिंक कि वो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चलेंगे। तो आई एम नॉट रियली श्योर, बट आई थिंक वी हैव 6 ऑफ दोज। तो 8 would have been like an ideal number in my opinion, but 5 doesn't sound so bad. Like 5, and they will be supplemented by ATRs, and Mm-hmm. I don't think हम लोग अभी P3Cs को रिटायर कर रहे हैं. Mm-hmm. I think we will keep them flying for more 10 or 15 years more. Yeah. एंड उसके अलावा इन्हें हम सप्लीमेंट करेंगे अलॉन्ग विद जो आजकल जो बस वर्ड है मेल यू कैब वगैरह, Yeah. उसके थ्रू, ठीक है। Yeah. तो हाँ, और इसके अलावा और भी आई थिंक देयर आर मोर प्रोक्योरमेंट्स एज वेल, जैसे वो सेंटिनल प्रोग्राम है Mm-hmm. लियोनार्डो का है, लाइक इट्स अ स्मॉल एयरक्राफ्ट, इट हैज ए लाइक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर Okay. एंड अ मैरीटाइम सर्च radar on it, Mm-hmm. and it has 2 engines, and it's a very low cost platform, and it has a very low Yeah. operating cost as well. वो Okay. भी हैं, और इसके अलावा ड्रोन्स वगैरह भी आ रहे हैं, जैसे लाइक देयर इज अ मैरीटाइम पेट्रोल वर्जन ऑफ शार्पर 3 आई गेस, Okay. उसमें भी सोनो बोइड है, और इट हैज ए मैरीटाइम सर्च radar, एंड दे हैव इंटीग्रेटेड lightweight torpedoes on that thing as well, Yeah. which I think is literally mind blowing. आप एक ड्रोन के ऊपर टॉर्पीडोज लगा रहे हैं, छोटे ड्रोन Yes. यानी कि मीडियम साइज ड्रोन के ऊपर। E- Exactly. Exactly. This is one of those things के pictures or it didn't happen. तो ये वाली चीज है, it is like such a hard to believe thing कि वो ऐसे कर रहे हैं, but I am intrigued कि अगर वैसे हो जाता है या हो रहा है तो this is genuinely amazing. हाँ, क्योंकि लाइक अगर आप देखा जाए फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए Yeah. दैट यू कैन यूज अक्रॉस द 3 ब्रांचेस, और उससे ये होता है कि आपकी जो सप्लाई चेन है उसमें भी कॉमनैलिटी आ जाती है, Yeah. और दूसरा ये है कि उसकी लॉन्ग टर्म आपकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम पड़ जाती है, Exactly. लाइक हाँ एग्जैक्टली exactly. अब लाइक एयरफोर्स के पास स्ट्राइक में ऑप्शन होगा, आर्मी के पास सर्वेलेंस स्ट्राइक होगा, और जो इनके नेवी के पास होगा दैट विल बी सर्वेलेंस स्ट्राइक एज वेल, बट इट विल बी गियर्ड फॉर मैरीटाइम पेट्रोल। और बट जो ये यूकास वगैरह जो होते हैं, दे हैव वन थिंग दैट इज बेटर देन, दैट इज लाइक मच, यानी कि जो मैंड एयरक्राफ्ट है उनके ऊपर जो इनका एक स्टेप अप है वो ये है कि drones don't get tired, they only run out of fuel. Exactly. Exactly. Absolutely. I agree. अगर हम अनमैन्ड चीज़ों के बारे में बात करें, बट मैं सोच रहा था कि हम इसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड जब डिस्कशन करेंगे उसके अंदर हम इसको लेके जाएंगे,
लेकिन अभी के लिए आई थिंक जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने जिसके ऊपर बात की थी, और आई थिंक उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सके, वो थी हमारे जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के, बीइंग अ कंट्री, जो हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं, या हमारे पास जो हमारा इकोनॉमिक मसल जो है, अगर हम उसको सोचें तो यस, आई थिंक द नेवी इज डूइंग प्रीटी एग्रेसिव। अगर उनने जितनी भी चीज़ें की हैं सारी की सारी हम उसे देखें, और जहाँ तक मैंने P3C की बात की थी, तो आई रियली डोंट मीन कि हम उनको कल ही जो है वो रिटायर कर दें, बट अगर वो यूसुफ सुल्तान प्रोग्राम के ऊपर जैसे काम कर रहे हैं, तो यस, आई वुड लव टू सी कि अगर उनको 10-15 साल उड़ा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम लोग उनको अगले 5 या मे बी 10 सालों के अंदर हम उनको B या C प्लेसमेंट के ऊपर ले जाएं। अपनी जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, कि वो हमारे पास एक काइंड ऑफ dispensable platform हो, कि we know कि we have this capability and this is kind of a legacy platform जिसको हम बड़े easily कल को रिटायर कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मिराजेस हैं, F7 को तो मैं गिनता भी नहीं हूँ इस लाइन के अंदर, तो हमारे जैसे मिराजेस हैं, तो यस वी नो के हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं, बट वी नो के वी हैव नाउ बेटर प्लेटफॉर्म्स दैट वी कैन लाइक सिंपली put in service, और जैसे ही हमारे पास वो मेच्योर होते हैं, तो then we can simply like start phasing them out. तो yes, और टॉकिंग अबाउट मिराजिस, आई थिंक के जो पाकिस्तान एयरफोर्स जो नेवी को सप्लीमेंट करता है, आई थिंक कि हमें इस टॉपिक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम मिराजिस की बात करें तो आई थिंक कि जो हमारे पास है PF मसरूर के ऊपर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, लाइक जो नेवी के रोल्स के लिए यूज़ होते हैं, मोस्टली मिराजिस ही यूज़ होते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि एयरफोर्स को यहाँ पे क्या अप्रोच लेनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक कि नेवी को भी अपना एयर आर्म बनाना चाहिए, जैसे यूएस नेवी का है या मे बी इंडियन नेवी का है? और डू यू थिंक कि उनको पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर ही रिलाई करना चाहिए, जो कि कल को अगर उनका कोई भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो या ही आल्सो वांट्स टू स्पीक, तो अगर उनकी अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो हमेशा अपने ऑपरेशंस को प्रायोरिटाइज करेंगे नेवी के ऊपर। तो व्हाट इज योर ओपिनियन? आई थिंक Ali Hamza is the most qualified person to talk on this. So we need to like take his word also. अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? जबरदस्त बातें हो रही थी नेवी के बारे में, बट वो खैर मेरा टॉपिक आया तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं यहाँ पे इनपुट कर दूं। वो नंबर 8 स्क्वाड्रन जो मिराजेस का है ना, दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय JF-17। मसरूर में अब मिराजेस नहीं है। द मैरीटाइम रोल ऑलरेडी JF-17 को दे दिया गया है, और उसके अंदर ना कम्प्लीटली वो हो सकता है। हाँ, जो आपकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैंने अभी नीमा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, ये पता नहीं नेशनल, तो हाँ नेशनल ही है, जो थिंक टैंक है नेवी का अंडर E9 E8 में जो इनका हेडक्वार्टर है। उसके जो पिछले थे ना प्रेसिडेंट, अभी तो शायद चेंज हो गए, पिछले थे वाइस एडमिरल अहमद सर से मैंने ये सवाल किया था कि सर नेवी अपने 6 से 8 जहाज JF-17 क्यों नहीं ले लेती, तो वो उसमें ले दे के जो वो था मुद्दा, वही रिसोर्सेज की जो आप पहले बात कर रहे थे ना। बट जो पाकिस्तान एयरफोर्स का अभी साउथ के लिए है ना, दैट हैज बीन, मतलब जो रोल है वो आ गया है, JF-17 के पास आ गया। वो एक्सोसेट वाले जो मिराज थे पुराने, मिराज 5, वो रिटायर हो गए। ओके ओके, दिस इज गुड। लेकिन जो असली एक चीज जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल देयर इज ए फुल स्केल वॉर गोइंग ऑन, और वहाँ पे हमारी एयरफोर्स भी इन्वॉल्व है और वहाँ पे हमारी नेवी भी इन्वॉल्व है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर ऑपरेशंस होते हैं, एयरफोर्स का अपने ऑपरेशंस होंगे, नेवी का अपने ऑपरेशंस होंगे, तो एयरफोर्स क्या अपना कोई जो स्क्वाड्रंस है वो नेवी के लिए एलोकेट कर देगी, या वो अपने ऑपरेशंस को प्रायोरिटाइज करेंगे? नहीं, ये होता है जो मैंने नंबर 8 स्क्वाड्रन का बताया था ना, वो होता ही मैरीटाइम रोल के लिए। और प्रॉपर अभी अगर आप गूगल करेंगे ना, तो सर कैसर तुफैल हैं, एयर कमोडोर रिटायर्ड कैसर तुफैल ने अपना 1986-87 का ना एक आर्टिकल लिखा हुआ है, बड़ा मजेदार। और उसमें उन्होंने वो मतलब वो गए और उनकी कंपस खराब हो गई, और पुराना 86-87 में लाइक GPS भी जो आपको पता ही है, और फिर वो इंडिया की तरफ चले गए, और वो एक लंबी कहानी है, तो मैं अभी खैर आपकी स्पेस वो उस तरफ नहीं लेके जाना चाहता। बट वो आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि जो एक्सोसेट यूज हुए थे ना फॉकलैंड वॉर में 80-82 की, और जो रॉयल नेवी को जो नुकसान हुआ, तो बाकी तो फॉकलैंड में उन्होंने अर्जेंटीना की काफी फिटिंग की थी, जो HMS शेफिल्ड था, और एक और कोई था इनका सिविलियन शिप भी था, और एक और कोई हर मैजेस्टीज शिप पता नहीं क्या उसका नाम था। तो 2-3 जो उनको नुकसान हुए थे ना, वो इन्हीं से हुए थे। जो उनके मिराजेस नहीं थे, उनके सुपर मिराजेस भी थे, बट जो ये एक्सोसेट है ना, ये सुपर एटेंडार्ट से उन्होंने फायर किया था। तो एक्सोसेट वाज अ वेरी लीथल, पुराने जमाने के हिसाब से मैं कहूंगा एंटी शिप मिसाइल,
और वही Yeah. फिर पाकिस्तान में लिया। और 8 स्क्वाड्रन का जो मैरीटाइम रोल था वो उनकी उसमें प्रॉपर ना वॉर आपके जो वॉर प्लान्स होते हैं उसमें Yeah. उन्होंने मेंशन किया होता है कि इस स्क्वाड्रन की जो इतनी स्ट्रेंथ है, इतने पायलट्स हैं, दे आर फॉर मैरीटाइम रोल। तो Okay. अभी भी जो नंबर 8 स्क्वाड्रन है वहां पे JF-17 ब्लॉक 3 का, और जो नंबर 2 है जो F7 का था, दैट कन्वर्टेड टू JF-17 ब्लॉक 1-2 मिनहासियंस जो राशिद मिनहास का स्क्वाड्रन था। Yeah. उसमें मेनली 8 स्क्वाड्रन और किसी हद तक 2 स्क्वाड्रन भी। अब क्योंकि पहले इशू जो था वो ये था कि मिराज का एक ही स्क्वाड्रन था जो एक्सोसेट जो है ना कैपेबल था। अब Yeah. आपका फ्लीट विद इन फ्लीट वाला इशू खत्म हो गया है कि ये मिराज H4 कैरी कर सकता है, ये वाला एक्सोसेट। अब हर JF-17 ब्लॉक 1 मतलब 1 तो चलें छोड़ दें, वो तो आहिस्ता आहिस्ता खैर फिर अब वो ट्रेनिंग रोल और उसमें चले जाएंगे। 2 और 3 में ना एवरी Yeah. JF-17 कैन कैरी C802 CM400 AKG। तो अब उन्होंने 2 और 8 दोनों को मसरूर में ये रोल दे दिया है कि आपने मैरीटाइम के लिए ना अपने वॉर प्लान्स बनाने हैं, और उसके अंदर एयर टू एयर के अंदर कुछ F-16 या J-10C वहां पे डिप्लॉय होते हैं, और जो Okay. मैरीटाइम स्ट्राइक है उसके लिए JF-17। इसमें ऑब्वियसली आई वुड लव के मतलब नेवी अगर अपना कुछ कल को बना ले तो मेरे वो जो 4-6 जहाज वहां पे यूज होने हैं वो वॉर प्लान्स के, वो भी फ्री हो जाएंगे। बट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इश्यू है नहीं। हमने उसके अंदर केटर करके ना कि अच्छा ये अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ऑल आउट वॉर होती है, बिकॉज अब तो हम न्यूक्लियर पावर्स भी हैं दोनों। Yeah. तो बट फॉर एनी कॉन्टीजेंसी 2 और 8 स्क्वाड्रन जो हैं दे नो कि हमने इतने एसेट्स और इतने पायलट्स जो हैं वो पाकिस्तान नेवी के रोल्स के लिए रखने हैं, और उनकी आपस में बड़ी स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन होती है। और प्रॉपर अभी भी अगर आप देखें ना जो ये थे नए आए हैं अभी डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन, पिछली दफा भी जो सर थे सर राजा अरब नवाज, और अभी जो सर शिफात थे, दोनों ने यही बात की थी कि वी वर इन कंप्लीट कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स। अगर इंडियन एयरफोर्स आती तो हमारे पास जो है ना बिल्कुल तैयारी मुकम्मल थी। सो दैट्स वाई लाइक वो अगर हो जाता है कल को, जैसे मैंने कहा कि मेरी अपनी भी ख्वाहिश है, बट रिसोर्सेज के अंदर जो है ना आई थिंक नेवी की प्रायोरिटी में अभी फाइटर्स खरीदना थोड़ा नीचे है, तो इट्स वाई दैट्स वाई कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स पे ही डिपेंड करते हैं। थैंक यू। Okay, that is really great input. क्योंकि जो चीज़ मैं जिसके बारे में समटाइम सोच रहा होता हूँ, क्योंकि इंडियन नेवी के पास जैसे पहले MiG-29 केस थे और अभी उनके पास होपफुली जो है वो राफेल्स भी आ जाएंगे। आई डोंट नो कब आएंगे, लेकिन दे आर प्लानिंग कि वो राफेल्स को इंटीग्रेट करें अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो बट आई थिंक इसके अगर फॉर एग्जांपल एयरफोर्स उनके लिए एलोकेट करती है, एक पूरा स्क्वाड्रन भी फॉर एग्जांपल उनके लिए एलोकेट कर दी थी कि सिर्फ और सिर्फ जो होगा ये नेवल रोल के अंदर डिप्लॉय होगा, एंड सडनली वी स्टार्ट फेसिंग लाइक सो मेनी एयरक्राफ्ट्स। क्योंकि जैसे आपने बात की है कि फुल स्केल वॉर इज आउट ऑफ क्वेश्चन, आई एब्सोल्युटली एग्री। सो आज था ऑपरेशन सिंदूर, किसी बंदे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया इस तरह से आके इतना डीप स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान के अंदर। तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी वाज थिंकिंग दैट। तो तो उस केस के अंदर मुझे थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा वरी करती है कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हो जाता है कि इंडिया जो है अपने एरियल एसेट्स को आगे लेके आता है अपने नेवल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या नेवी को एयरफोर्स के ऊपर ही रिलाई करना चाहिए या उनको अपने कुछ एयरक्राफ्ट जो हैं डेडिकेटेड जो हैं वो लेने चाहिए? तो आई डोंट नो कि वो लेंगे या नहीं लेंगे। दिस इज काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल जिसके बारे में समटाइम सोचता हूँ, और मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ कि इस सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन कैसे काम करेगी और नेवी एयरफोर्स मिलके कैसे इस चीज को टैकल करेंगे। यस मैं भी ये पहले सोचता था, लेकिन फिर मेरे लाइक जब नेवी ने रिसेंट जो वो टेस्ट किया था ना मिसाइल का, आई थिंक इट वाज अ तैमूर एंटीशिप। तो अब तैमूर एंटीशिप मिसाइल बेसिकली इट्स अ टर्बोजेट पावर्ड क्रूज मिसाइल। तो आपको उसे लॉन्च करने के लिए आपको यू हैव टू अटेन अ सर्टेन एल्टीट्यूड एंड अ सर्टेन स्पीड, ठीक है ना? तो इट कैंट बी लॉन्च फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर और ए टर्बोप्रॉप प्लेटफॉर्म। या So I think what they were trying to signal was that they might be getting क्या कहते हैं उन्हें, like fixed wing assets, high speed fixed wing assets soon, क्योंकि इसके अलावा तो कोई सेंस नहीं बनती। एंड इफ यू आस्क माय ओपिनियन, जो कि फ्लॉड हो सकता है, तो वो ये है कि लाइक आई थिंक जो ओल्डर ब्लॉक 2s है ना, दे माइट गेट like handed down to Pakistan Navy along with some pilots initially. मुझे तो ये लगता है, but I can be wrong. क्योंकि अब देखा जाए ना तो like Air Force after the creation of Pakistan Army Rocket Force Command, I know ये टॉपिक पे नहीं है, लेकिन फिर भी it trust me it matches, इधर जाके मैच करती है बात।
तो या अब एवरी लाइक जो है लाइक एवरी हमारी जो आर्मी की यानी कि जो एयरफोर्स का जो प्राइमरी रोल होगा दैट विल बी एयर सुपीरियोरिटी एंड या एंटी एयर ऑपरेशन। बाकी जो है लाइक बाकी टास्क जो है वो ये जो रिस्पेक्टिव सर्विसेज है वो खुद ही एक दूसरे इंस्टेड ऑफ डेलीगेटिंग देम टू द एयरफोर्स वो खुद ही उन्हें डील करेंगी। बट या आई एम लाइक मैं ये बात नहीं कर रहा कि आज या कल हो जाएगा, मे बी लाइक इन द कमिंग 5 या 10 years हम लोग ये चीज देख सकते हैं। बाकी या 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 एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे आपने आर्मी रैपिड फोर्स की जिससे बात की है, तो मुझे लगता है आई थिंक अली भाई जो हैं वो इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो एयरफोर्स का भी बहुत ज़्यादा फोकस है, जो उनकी एक्चुअल जॉब है वो है एयर सुपीरियरिटी, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो आई थिंक कि जैसे मैरी टाइम स्ट्राइक्स हैं या इस तरह के रोल्स के लिए नेवी को फ्यूचर में कुछ ना कुछ अपने प्लेटफॉर्म्स का अरेंज करना पड़ेगा। मे बी दे कैन गेट those JF-17 Block 2s handed down from Pakistan Air Force या मे बी सम अदर प्लेटफॉर्म्स। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सूटेबल होगा। व्हाट डू यू थिंक अली भाई, आपकी ओपिनियन है इस पे? तो मैं अगेन ब्रीफली, क्योंकि एक तो जो बात पहले की ना बुराक भाई ने, वो भी उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो नेवल वेरिएंट है वो अगर नेवी खुद नहीं भी करती, और मैं अपने मिराजेस, क्योंकि पहले तो ये इशू था ना कि एक्सोसेट एक मिराज पे ही लगता था, ठीक है, अब मेरे मिराज के ऊपर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भी लग रहा है और वो नेवल वाला भी अगर उस पर मैं कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे, और या फिर मैं JF-17 को कह देता हूँ कि आपने यूज करना है अगेंस्ट एयर टू सरफेस, जो एयर टू लैंड के अंदर, ठीक है, तैमूर, और मिराजेस में हवाले कर देता हूँ फॉर एग्जांपल नेवी के अच्छा यार ये जो तैमूर मिसाइल है ना ये हम मार लेंगे, बिकॉज वो बात उनकी ठीक है कि वो सी सुल्तान या इस तरह का कोई जेट का हाई स्पीड जो होता है ना वही कल को यूज कर सकते हैं। फाइटर्स तो मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा सा ना नेवी दूर है, क्योंकि फाइटर्स के अंदर ना मैं फिर कह रहा हूँ कि उसकी पूरी एक आपका इकोसिस्टम होता है, मेंटेनेंस ओवरऑल वो सारे का सारा, तो वो अभी जो है ना डेफिनेटली खर्चा मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें इशू है ना, हम सिर्फ बात कर रहे हैं साउथ की, अरेबियन सी की मैरी टाइम रोल में। एक्चुअली आप अगर उसको एयर टू एयर में देखेंगे ना तो ये MiG-29K जो हैं या वो मेरे लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे तो उनका जो लेट्स से Su-30 MKI या जो राफेल है, या राफेल एम की भी मैं अभी बात नहीं कर रहा, बिकॉज इनकी जो वो है ना वो बहुत अच्छी है रेंज जो है ना Su-30 MKI तो खैर वो मतलब बुराक भाई को पता है मैं उसको क्या बोलता हूँ, मतलब इट्स अ फ्लाइंग बफलो एंड इट्स लाइक ह्यूज एयरक्राफ्ट, ठीक है, वो तो या घूम के गल्फ ऑफ ओमान वाली साइड से कि आपको साउथ वेस्ट से ना रिवर्स अटैक करके कि अच्छा हम सारे साउथ में और इधर देख रहे हैं, और वो वहां से आ जाता है। तो या आपने पसनी में अभी अपने F-16 आई थिंक ब्लॉक 52 थे, और उसके अलावा भी पसनी प्रॉपर एक आपका FOB है जो जैसे ही हालात खराब होते हैं ना तो वो हो जाता है आपका फॉरन एक्टिवेट, एंड दैट इज नॉट ओनली फॉर नेवी एंड नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स। हमें इंडियन एयरफोर्स का जो एयर सुपीरियोरिटी रोल है ना वो भी साउथ में आपने देखना होता है कि अगर वो या साउथ से अपने नेवी दूर है उनकी और वो लो लेवल के ऊपर फॉर एग्जांपल रडार के नीचे नीचे Su-30 उड़ाता हुआ ले आता है, तो मैंने एयर टू एयर का रोल मेरे पास है, तो उसमें नेवी के सैम्स और वो तो हैं, बट जो फाइटर्स डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, तो वो आपका मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट रोल बनता है ना वहां पे वो मैरीटाइम स्ट्राइक से भी ज्यादा वो एयर टू एयर ही बनता है। तो इसमें या एयर सुपीरियोरिटी के लिए अगर आप कर देते हैं एक स्क्वाड्रन पूरा, और या उसमें एट अ टाइम आप ये कह लेते हैं कि अच्छा लेट से 16 जहाज हैं, 16 में से जो 12 हैं दे आर एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में, और जो 4 हैं, ठीक है, दे आर फॉर एयर मैरीटाइम, और उन 4 को मतलब आपने रखना ADA के ऊपर, वो इतना बड़ा वो नहीं है, बिकॉज आपका जो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना उसके या अलावा आपके एयरक्राफ्ट जो हैं वो मतलब दे आर ऑन स्टैंड बाय। तो ये या मैंने मतलब मुझे जैसे जब मैं आई वाज लाइक इन प्लान्स डायरेक्टरेट, तो हम वहां पे वॉर प्लान्स बनाते थे, तो हम यही करके ना आपकी पूरी की पूरी स्टैगर करके कि अच्छा यार ये 2 स्क्वाड्रन हैं तो इतने एयरक्राफ्ट हैं, इतने पायलट्स हैं, तो 2-3 जहाज जो है ना वो, या 4 जहाज मैक्सिमम आप रख लें इसके ऊपर मैरीटाइम रोल पे, कि अचानक से अगर नेवी कहे कि भाई हमें पता लगे हमारी सबमरीन ने बताया है कि वो वहां से कोई आ रहा है, तो आपने विद इन हाफ एन आवर वहां से टेक ऑफ कर लेना है। उसके अलावा जो आपके मेजोरिटी एसेट्स है ना जो साउथ में भी हैं, जो आपकी कोस्टल बेल्ट के लिए होते हैं, वो एयर सुपीरियोरिटी और एयर टू एयर के लिए ही होते हैं, और या उसमें MiG-29 के अलावा जैसे मैंने आपको बताया MiG-29K से ज्यादा जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट है ना वो या वहां से उनके लिए आना वहां से घूम के कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मैं हमेशा जब भी सी का भी सोचता हूँ तो मेन रोल वहां पे एयर टू एयर ही होता है, और फिर साथ डेफिनेटली आपका सेकेंडरी रोल जो उन स्क्वाड्रंस का जो एंटी शिप रोल में, तो ये या रहेगा, एयर सुपीरियोरिटी रहेगी। हाँ ये आपकी बात ठीक है कि कल को अगर वो जो 4 जहाज या 6 जहाज आपने वहां पे लगाने थे कि यार मैरीटाइम रोल में इनको रख दो, तो या आपके वो भी फ्री हो जाएंगे। बट अभी मैं ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब
J10C का PL15 का एडवांटेज और जो J35 इंशाल्लाह आ जाएगा, या उसके साथ इतना फिर आपको इश्यू होगा नहीं कि आपके जो 4th जेन एयरक्राफ्ट है ना, वो अगर दे आर लाइक 4 to 6, वो इसमें थोड़ा सा बंदे भी रहते हैं इन रोल्स में, तो यू कैन या अफोर्ड दैट, ठीक है। तो या और आखिरी बात बस कि जो नेवी का खैर आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब वो हंगोर क्लास भी आ जाएंगी, तो हम तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को सिर्फ एयर टू सरफेस में देख रहे हैं ना, कि अच्छा हमारी एयरफोर्स जाएगी या हमारे नेवी के जहाज जाएंगे, उनको मारेंगे। आप या उनको डिटर करना या आपने उनको हिट करना तो चलो खैर बड़ी बात है, वो आप अंडर सी भी से, उससे भी एसिड से भी तो कर सकते हैं ना, अपने यूएवी से भी, यूएसवी से भी, सबमरीन से भी। तो इवन या अगर नेवी नहीं भी लेती अपने कोई फाइटर्स, तो भी या मे भी ऐसा टाइम आए कि वो कहें कि अच्छा जी आपके जो एयर जो एंटी वो है ना, सॉरी एंटी शिप रोल, उसके या लिए अब हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, और हम खुद ही अपने अपने जो अंडर वाटर या जो बेसिकली यूएसवीज हैं, अंडर अनमैन्ड सरफेस वेसल्स, या उनकी मदद से हम खुद ही संभाल लेंगे। तो ये एक मतलब मेरे जहन में है कि मे बी शायद जो नेवी का फ्यूचर है, अगर वो दे थिंक के वी कैन डिटर इंडियन नेवी इन अरेबियन सी, तो या बात तो फिर ठीक है कि वो मतलब विद मीगर रिसोर्सेज व्हाई वुड दे गो फॉर अ फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसका खर्चा फिर हर साल का उनको ऑब्वियसली उठाना पड़ेगा, मेंटेनेंस का भी और पायलट ट्रेनिंग का भी और फ्लाइंग का भी, पर आवर फ्लाइंग का भी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो खैर लेट्स सी, पहले भी नेवी अपने मतलब मुझे लग रहा है कि नेवी अपने जो दूसरे एसेट्स है ना, फाइटर्स के अलावा, उनसे कर लेगी डिटर, मतलब इनको इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को। यस। अली भाई, सबसे पहले बहुत आपने एक अमेजिंग पॉइंट जो है वो उठाया है इकोसिस्टम का और मेंटेनेंस का। आई थिंक इसके बारे में कोई भी बंदा बात नहीं करता है, और कोई भी इसके ऊपर बात करने को तैयार भी नहीं है कि सिर्फ एयरक्राफ्ट जो है वो इंडक्ट करना काफ़ी नहीं है, बल्कि पायलट ट्रेनिंग के ऊपर भी खर्चा होगा, उनको मेंटेन भी करना होगा। और आई थिंक एयरक्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है वो अपग्रेड हो रहे होते हैं। तो आई थिंक अगर नेवी जो है वो अपने एयरक्राफ्ट ले लेती है, तो इट विल बी लाइक एन ऑनगोइंग एक्सपेंस उनके लिए, जो उनके बजट का एक ठीक ठाक हिस्सा कंज्यूम किया करेगा। तो एक्सीलेंट पॉइंट्स, आई एब्सोल्युटली लव्ड योर एक्सप्लेनेशन और इट क्लियर्स थिंग्स अप। बाकी बुराक ने या बुराक, ओवर टू यू। like हाँ, like really very excellent explanation, like I enjoyed it, and आपका point बिल्कुल valid है, and like you have a very valid point, और ऐसे ही चल रहा है, I think ऐसे ही चलता रहेगा given our economic constraints। लेकिन what I said was fool's paradise वाली बात होती है। अब या आप तो देख सकते हैं ना हम लोग। या एब्सोल्युटली वी कैन, लाइक मैंने जैसे अली भाई जब बात कर रहे थे तो मैंने उस वक्त कहा था कि आई डोंट थिंक कि कल ही जो है वो एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। नेवी इज ऑलरेडी डूइंग लाइक अपने कद से बड़ी चीजें जो है वो कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास बहुत ज्यादा बजट है। बट यस, विशफुल थिंकिंग कि काश ऐसे हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। और लाइक इफ लाइक स्पीकिंग ऑनेस्टली, तो मैं भी कल बैठ के सारा दिन यही सोच रहा था कि जैसे वो टर्किश ने किजलेलेमा ड्रोन जो है वो आए हैं, दे कैन लाइक डू एयर टू एयर ऑपरेशंस। तो मैं सोच रहा था कि व्हाट इफ आवर नेवी गेट्स देम, क्योंकि एयरफोर्स का तो मुझे लगता है कि होपफुली दे विल गेट देम। लेकिन आई वाज थिंकिंग इन माय हेड कि मे बी व्हाट लाइक अगर नेवी को भी वो मिल जाते हैं तो फिर इनके ऑपरेशंस किस तरह से चेंज हो सकते हैं। तो यस, आई थिंक असद आप इससे बहुत कुछ बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल, why not। हाँ, किजर एल्मा और उस टाइप के जो फ्यूचर यू कैप्टन दे कैन वो बन सकते हैं, लाइक दे कैन बी प्रॉपर, they can be a proper what do you call it, a replacement for a dedicated air wing, especially when it comes to a navy with the size and budget restraints of Pakistan. But again, yeah, for air force it makes sense, okay? They have Yeah, been like practicing with UCAVs and using them, and they have completely integrated them into their battle space. But when it yeah, comes to navy, it's going to be a bit different. उनके लिए थोड़ा yeah, difficult होगा, क्योंकि like inducting drones isn't like buying remote controlled aircraft. अब yeah, you have to, आपको पूरे का पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होते हैं, एंड यू हैव टू लाइक ऐड कमांड रिलेज वगैरह एज वेल। तो हाँ, अगेन लाइक इन द फ्यूचर इट माइट, बट अभी आई डोंट थिंक सो कि दे आर कमिंग लाइक मे बी इन द नेक्स्ट 10-20 years, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि बट जो यूएसपी वाला सीन है वो तो हो सकता है, क्योंकि yeah, लाइक चेक के लास्ट आई मीन इसी साल के स्टार्ट में पाकिस्तानी कंपनी वूड टेक दे डेमोन्स्ट्रेटेड a USV. yeah. Basically they called it an autonomous surface vessel. Mm-hmm.
और जो इट कैन काफी बड़ा था, तो ये मैं आई कैन कंफर्म कि वो इट वाजंट अ सुसाइड ड्रोन, इट वाज अ प्रॉपर, आप उसे सेंसर नोड की तरह यूज कर सकते हो, एंड इट हैड या अ रेंज ऑफ 350 किलोमीटर्स, एंड इफ यू यूज और हाँ, 350 किलोमीटर्स की रेंज थी, एंड इट हैड ए कंट्रोल रेंज ऑफ अराउंड आई गेस 100 किलोमीटर्स। तो या इट या डज मेक सेंस कि आप इसके साथ एक स्वाम भेज सकते हैं उनका, एंड यू कैन यूज देम टू स्प्रेड आउट योर सेंसर्स, एंड उसके या बाद फिर वो यू कैन instead of using a single sensor, you can have multiple sensors for the price of a single sensor, और उससे आप उतना ही एक्यूरेट आप एंटी मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हो। यू कैन यूज देम एज you can add you can add anomaly detectors on them, you can add sonars to them, आप different sensors लगा सकते हो, and you can spread out those sensors, and they can easily detect submarines, and when all else fails, आप उनको you can use them to overwhelm the enemy's defenses and ram them into the ships as well. या एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक दे कॉल देम स्टिंग्रेज और मुहासिर, जो जिन शिप्स की आप बात कर रहे हो, दे कैन स्वार्म जो है और ओवरवेलम कर सकते हैं एनिमी के डिफेंसेस को। क्योंकि एक जो लोग बहुत ज़्यादा पॉइंट है जिसको बहुत ज़्यादा रेस करते हैं, वो हमेशा इस पॉइंट को रेस करते हैं कि जी एक $10,000 की एक ड्रोन बोट है, वो जा रही है, आप उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए $1 मिलियन का जो है वो मिसाइल यूज़ कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट लॉजिक इज़ वैलिड, क्योंकि आप कभी भी ये नहीं देखते हो कि आपके टारगेट की वैल्यू क्या है, आप हमेशा ये देखते हो कि आप किस टारगेट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और देन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फर्ज करो आप $1 बिलियन की शिप जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो देन अगर आप उस $1 बिलियन की शिप को इक्वेशन के अंदर लेके आते हो, तो आई थिंक इट मेक्स द मोस्ट सेंस कि आप वो जो $1 मिलियन का आपका मिसाइल है वो फायर कर सकते हो। तो आई थिंक इनका हम यूज कर सकते हैं कि उनकी जो बैटरीज हैं उनको ड्रेन आउट करने के लिए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि जब एक शिप जो है वो समुद्र के अंदर ऑपरेट कर रही है तो वो बहुत ह्यूज अपनी मैगजीन का एडवांटेज ले सकते हैं। तो यू कैन कीप सेंडिंग दीज बोट्स लोडेड विद मे बी म्यूनिशंस और एवरीथिंग, एंड लेट देम stay busy with hunting those drones, and once you think कि उनका आपने इनफ ड्रेन कर लिया, then you can start your actual जो है combat। तो आई थिंक मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि नेवी के अंदर उनने इतना ज़्यादा काम किया हुआ ऑलरेडी इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन आई वाज अमेज्ड टू लर्न कि वो जो जैसे मैंने स्टिंगरे का बताया है, मुहासिर जो हैं वो भी उनके पास हैं। अगर यूएसवीज और यूयूवीज की हम बात करें तो इसी तरह से उनके पास कुछ स्टेल्थ भी हैं। इसी तरह से दे हैव अनदर, इट्स कॉल्ड इसरार आई थिंक। तो यस, दे हैव प्लेंटी ऑफ दीज एसेट्स जिनको वो यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड यस दे आर यूजिंग देम फॉर targeting first of all, then they are also using to collect intelligence, they are also using them as sensor nodes, and they are also using them as a explosive बोट जिसको वो एनिमी की तरफ सेंड करके उसको एंगेज कर सकते हैं। तो प्लस बॉर्डर पेट्रोल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो यस, दे आर डूइंग गुड आई थिंक, इस अगर हम फ्रंट के ऊपर बात करें तो। और या एग्जैक्टली बॉटम लाइन यही है कि द नेवी इज doing an excellent job when it comes to maximizing their money's worth. एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली, हाँ, ओवर द सरफेस और अंडर द सरफेस दे आर डूइंग रियली गुड। और वन थिंग जो पिछले दिनों मेरी किसी डिस्कशन हो रही थी वो थी मरीन्स को एक्सपैंड करना। दैट आई थिंक कि ये किसी और दिन की डिस्कशन के लिए है, लेकिन आई ऑनेस्टली थिंक कि जो मरीन्स हैं वो हमारी सबसे अंडर यूटिलाइज्ड फोर्स हैं। उसको मोस्टली इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स या एंटायर ड्रग ऑपरेशंस तक रख दिया हुआ है। आई थिंक हमें मरीन्स को एक ऑफेंसिव फोर्स बनाना चाहिए। तो दिस इज ओनली थिंग जिसमें आई थिंक है वो पीछे थोड़ा लैग कर रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर डूइंग रियली गुड। और जो आपका पॉइंट था कि लिल्मा के बारे में कि जी वो बेस्ट है कि एयरफोर्स ही ऑपरेट करे, तो आई वुड लव टू टेक इनपुट फ्रॉम अली भाई, क्योंकि जैसे आपने बात की इसमें बहुत ज्यादा वजन है कि अगर एयरफोर्स उसे प्रोक्योर करती है मे बी देन दे कैन एलोकेट सम यूनिट्स फॉर नेवी, कि अगर कोई इस तरह से चीज आती है तो दे कैन यूज देम एज एन एक्सपेंडेबल रिसोर्स। तो व्हाट डू यू थिंक अली भाई, अगर हम किजलिमा कल को ले लेते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हम लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, देयर वाज अ पिक्चर ऑफ आवर एयर चीफ विद दैट स्पेसिफिक यूनिट, तो अगर हम उसको ले लेते हैं तो डू यू थिंक कि हम उसको नेवल फ्रंट्स के ऊपर भी डिप्लॉय करेंगे टू बैलेंस आवर एयरफ्रेम्स?
आई थिंक वो बात ले दे के वहीं उस पे रिसोर्सेज पे आ जाएगी कि आप कितने नंबर्स लेते हैं, क्योंकि अभी जो किंची और TB2 का भी जो है ना, मुझे जो पर्सनली पता है वो नंबर्स जो हैं वो इतने नहीं है कि आप उनको लेट से करें कि अच्छा हम यहाँ पे भी कर सकते हैं वहां पे भी कर सकते हैं। तो उसमें वो जो असल चीज है वो ये होगी कि आप TUT के बाद उसको अगर आप मैथ्स में जो है ना एन मैथ्स आप बना रहे हैं, जो इकोनॉमी ऑफ स्केल बेसिकली हम कहेंगे ना, उसके या अलावा अगर आपने लेट से 4 ले लिए 6 ले लिए और उसको अपने लॉयल विंगमैन के तौर पे आप चूज कर रहे हैं J35 के साथ, तो उसमें या फिर अनटिल अनलेस के वो पूरा एक इकोसिस्टम जाए, मतलब मैंने अगर उसको क्योंकि नंबर्स कम है तो मैं उसको स्टैंड अलोन अगर यूज नहीं कर रहा, तो उसकी जो बेस्ट या एफिशिएंसी या जो ऑप्टिमम वो है ना वो होगी आप अगर उसको किसी मैन्ड एयरक्राफ्ट मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग में कर रहे हैं तो ठीक है। वो एक या अलग टॉपिक है क्योंकि उसके अंदर डेफिनेटली उसके अपने फायदे भी हैं और फिर उसके अपने ऑब्वियसली मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। अगर आप उसमें कर रहे हैं तो फिर या तो आप पूरा एक जहाज डिप्लॉय करेंगे J35 और वो 2 किसी ललमा को लेके जाएगा साउथ में। अगर आपके या पास नंबर्स कम हैं तो मेरे ख्याल में शायद हम उसको नेवल रूल में उसमें इनिशियली यूज ना कर सकें। जब आप उसको यहाँ नेस्ट ऐप या कहीं पे भी एक उसकी इंडिजिनस या लोकल प्रोडक्शन में कहूंगा, तो जब वो स्टार्ट हो या जाएगी ना तो फिर हो सकता है कि आप नेवी को दे दें। आई थिंक इनिशियली जो है ना नेवी वो ही करेगी, जो बुराक है और जो जो उन्होंने सॉरी बुराक भाई ने जो बात की थी शेपर्ड 3 की, वो या आई थिंक वो होंगे। और जो यूएसवीज की आप पहले बात कर रहे थे ना, उसमें भी आई थिंक जो अर्ली वार्निंग है ना, क्योंकि हमें सबसे या बड़ा मसला है कि अगर आपकी डिटेक्शन लेट होती है तो वो अपने लॉन्ग रेंज वेक्टर्स यूज कर सकते हैं, मे इट बी या ब्रह्मोस NG वट एवर, ठीक है। अगर आपके ये जो यूएसवीज हैं उनके ऊपर कोई वेपन नहीं भी है, लेकिन वो जो उन्होंने या कहा कि वो एज अ नोड यूज हो रहे हैं और अब मुझे लेट से अभी 400 नॉटिकल माइल 750 किलोमीटर बनता है तकरीबन, तो मुझे अगर या 1000 किलोमीटर के ऊपर अर्ली वार्निंग आ जाती है और इंडियन नेवी की मूवमेंट्स जो है वो मुझे पता चल जाती हैं, तो उसके बाद मैं या अपनी चीजें ना काफी सारी बेहतर कर सकता हूँ। तो मैं अभी जो देख रहा हूँ ना इनका यूएसवीज का और जो यूएवीज का रोल, मेरे लिए वो काइनेटिक से ज्यादा नॉन काइनेटिक में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मेरे पास एसेट्स कम है, ठीक है, तो मुझे या जितनी ज्यादा वार्निंग मिल जाएगी अर्ली वार्निंग 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम, तो उतना मेरे लिए बेहतर है कि इवन अगर मैंने कोई एयरक्राफ्ट तैयार नहीं भी किया होता ना JF-17 उसके या लिए मैरीटाइम स्ट्राइक के लिए, तो वो भी मैं उसके यस ऊपर से लेट से PL-15 या PL-12 उतार के और मैं एक लगा के और 1-1.5 घंटा, अगर मुझे वार्निंग कम मिलती है ना कि आधा या घंटा रह गया जी बस, वो दे आर ऑलमोस्ट एट 600 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल, तो या मेरे लिए चीजें और मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि एसेट्स ऑलरेडी कम है, ठीक है, एयरफोर्स और नेवी या और वो सारा जो हमने पहले बात कर ली है। आई थिंक आइडियल यही होगा कि आपका जो अनमैन्ड है ना या जो अंडर वाटर है उसको आप या यूज करें फॉर अर्ली वार्निंग और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल, जो सी सुल्तान भी। और आपके जो अभी ऑलरेडी एसेट्स हैं मतलब किसी लल्मा और J-35 क्योंकि अभी नहीं आए, तो मेरा मेरा यही होगा कि यार आप उसको एज अ C2 नोड यूज करके ना और आप अपना जितना बढ़ा सकते हैं, मतलब मैंने तो घंटा 1.5 का है, इफ इट इट लाइक यू कैन एक्सटेंड इट टू 3 आवर्स 4 आवर्स वार्निंग टाइम, तो फिर तो या लिटरली बारे न्यारे हो गए कि मुझे तो मसला ही कोई नहीं है कि मैं अपने 4 की बजाय 8 जहाजों को तैयार करके और फिर मैं उसको उड़ा दूं। बिकॉज नेवी की जो स्पीड है ना, नेवी की जो या स्पीड है वो अब मतलब आई मीन कितनी होगी, 30 नॉट्स 40 नॉट्स। तो नेवल शिप या जो है ना वो उनका एक जो थ्रेट लेवल है वो उसी तरह रहेगा कि इतनी स्लो स्पीड पे आ रहे हैं। मेन थ्रेट जो आपको देती है जो स्पीड होती है वो होती है एयरक्राफ्ट की। वो मैंने आपको पहले ही या बता दिया कि MiG-29K होगा, चाहे इंडियन एयरफोर्स का Su-30 होगा, राफेल होगा, वो एयर टू एयर रोल के लिए हम ऑलरेडी वहां पे हैं, ठीक है। और मैरीटाइम या स्ट्राइक में नेवल, मैंने जैसे कहा कि अगर नेवल उनका एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आ रहा है और वो मुझे 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर पे डिटेक्ट हो गया, तो मैं इंशाल्लाह उसको या पहले ही अपने यहाँ से तैयारी श्यारी करके ना कि बाय द टाइम वो अपने वेपन फायरिंग मतलब उनका जो एनवेलप है मैक्सिमम, आई या डोंट नो उनका ब्रह्मोस NG का क्या है 800 किलोमीटर वाला, लेकिन 800 किलोमीटर भी या अगर आप लगा लें, मतलब विच इज मैं से इट्स अ स्ट्रेच बट चलें खैर एनी हो, तो उससे पहले पहले या अगर मैं तैयारी कर लेता हूँ अपनी, तो फिर मुझे इतने या ज्यादा वो जो है ना उनकी जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये नेवी जो है वो यही करेगी कि सस्ते ड्रोन जो है ना वो आप भेजें आगे और उनको आप या अर्ली डिटेक्शन के लिए यूज करके और फिर जो आपके पीछे जो एसेट्स हैं वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले, और उसमें खुदा ना खास्ता अगर आपका वो ड्रोन में भी ठीक है $10-20,000 के वो एक आध हिट हो भी जाता है, ठीक है, तो वो आई थिंक या दैट सेक्रीफाइस इज वर्थ इट, क्योंकि अर्ली वार्निंग की जो डिटेक्शन का जो है ना मतलब हमें जो मिलेंगे आई से के डिवाइडेंड्स, ठीक है, दे आर या लाइक वर्थ इट कि मैं एक आध अपना बेशक मेरा ड्रोन जो है ना वो हिट भी हो जाए। या एग्जैक्टली, एक्सीलेंट पॉइंट्स अली भाई।
और यस, इट समस इट अप। आपने जितनी चीज़ें थी, ये कंसर्न थे, सारे के सारे यहाँ से एड्रेस हो जाते हैं। और आई थिंक इट मेक्स द मोस्ट सेंस कि जैसे चीज़ें आपने एक्सप्लेन की अगर इस तरह से एग्जीक्यूट हों, क्योंकि नेवी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है और जो सबसे बड़ा उनका डिसएडवांटेज भी है वो उनकी स्पीड है, क्योंकि वो बहुत आराम से काफ़ी जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, स्पेशली इफ दे इंटीग्रेट दीज अनमैन्ड एसेट्स, कि उनको वो काफ़ी दूर तक डिप्लॉय कर सकते हैं और वहाँ से अगर अपना वो एक कंटिन्यूस जो है वो अपनी डाटा स्ट्रीम रख सकते हैं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा उनका वेपन हो सकता है। और इन माय ओपिनियन अभी ले दे के उनका सारे का सारा चैलेंज यही होगा, क्योंकि उनके पास कुछ जो है वो चाइनीज ओरिजिन की चीज़ें हैं, कुछ वेस्टर्न ओरिजिन की चीज़ें हैं, कुछ टर्किश ओरिजिन की चीज़ें हैं। तो आई थिंक उनका जो सबसे बड़ा फिलहाल चैलेंज हो सकता है वो ये हो सकता है कि उन सारी चीज़ों को, जिस तरह एयरफोर्स एक बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को इंटीग्रेट किया हुआ है आपस में, तो आई थिंक नेवी का सबसे बड़ा चैलेंज फॉर द टाइम बीइंग यही होगा कि वो उनको अच्छी तरह से नेटवर्क कर सके और अच्छी तरह से वो सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सके, ताकि वो अपनी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको इंश्योर कर सकें। प्लस जो उनका ऑफेंसिव पोस्चर के अंदर वो जाने के लिए जिस चीज़ को वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो अपने आप डिफेंसिव फोर्स से एक एटलीस्ट पार्शियली ऑफेंसिव फोर्स के अंदर उनको कन्वर्ट करे। तो आई थिंक अगर ये सारे वो अनमैन्ड एसेट्स जो हैं और जो सारे उनके सरफेस फ्लीट्स हैं, अगर उनको एक इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने एक ही नेटवर्क के ऊपर और उसको सब चीज़ों को सेंट्रली एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, तो आई थिंक वो इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है सक्सीड हो जाएंगे। तो यस, सो आई होप के हमें आज की जो हमारी कन्वर्सेशन थी वो काफ़ी फ्रूटफुल थी। हमें इसे भी यहाँ पे वाइंड अप करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट टॉक, फॉर द नेक्स्ट वीक। आई थिंक जैसे बुराक ने एक बहुत अच्छी टॉपिक के ऊपर बात की थी, वो थी आर्मी रॉकेट फोर्स के बारे में। तो आई थिंक हमें नेक्स्ट वीक के लिए आर्मी रॉकेट फोर्स को डिस्कस करना चाहिए कि आर्मी रॉकेट फोर्स जो है वो किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हमें किस तरह के एडवांटेजेस दे सकती है, अगर हमें किसी तरह से डिसएडवांटेज में डाल सकती है तो किस तरह से कर सकती है। तो यस, हम नेक्स्ट वीक के लिए इसको अपना एज ए टॉपिक जो है वो रख लेते हैं। व्हाट डू यू गाइस थिंक? इफ एनीबडी हैज लाइक एनी सजेशन, यू गाइस कैन पास ऑन। Brock, what do you think? आई थिंक इट्स अ ग्रेट टॉपिक और इसके बारे में इतनी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो लाइक इफ वी कैन प्रोवाइड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो काफी बेटर होगा। Yeah, तो अब यही करते हैं, मैं भी जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, ठीक है? yeah, लाइक yeah, ठीक है, exactly. It is late ओके, in Pakistan. So guys, thank you so much हाँ आपके टाइम के लिए। होपफुली हमारा अगले जुमेरात को शाम के 8 बजे यही वाला टॉपिक होगा आर्मी रॉकेट फोर्स का। आई विल स्केड्यूल इट एंड होपफुली आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह ताला। सो हैव अ वेरी गुड टाइम गाइस। ईद मुबारक वंस अगेन, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले जुमेरात को। हाफिज। यौम तकबीर मुबारक, यस, मुबारक भी, यौम तकबीर मुबारक। मुबारक। यस। ओके, अल्लाह हाफिज।